नमस्कार, आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत है। 7 महाद्वीपों के पढ़ने के क्रम में आज जो हमारी बारी है वो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट और अंटार्कटिका कंटिनेंट को करने की है। इससे पहले हम 5 महाद्वीपों के बारे में पढ़ चुके हैं और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आज जो कंटिनेंट से रिलेटेड जो वीडियो है हमारी, वो आज लास्ट वीडियो है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था जैसे पहले ही ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 2 कंटिनेंट को हम पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ ये जितने भी कंटिनेंट हैं सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ मैप पर आपको दिखाता हूँ कि हम कौन कौन से कंटिनेंट कर चुके हैं। एशिया, इसके बाद में हमने नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट किया, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप के बाद अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद आज जो बारी है वो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन 2 महाद्वीपों को पढ़ने की बारी है। तो शुरू करेंगे आज हम ऑस्ट्रेलिया के साथ और ख़त्म जो करेंगे वो अंटार्कटिका के साथ ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप यहाँ मैप देख पा रहे होंगे, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। अब इस मैप को मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया दिखता कैसा है। ऑस्ट्रेलिया वास्तव में इस तरह से दिखता है और इसे हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसके रीजन हैं वो 6 डिवाइड कर रखे हैं। कौन कौन से? आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, देखिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं डायरेक्शंस के बारे में कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इस बेस पर ही देखिए, याद करने का तरीका आसान होगा। इधर की तरफ वेस्टर्न एरिया है तो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऊपर नॉर्थ तो नदर्न ऑस्ट्रेलिया, नीचे सदर्न ऑस्ट्रेलिया यानी साउथ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद जो इधर बचे ऊपर वाला पार्ट आपका क्वींसलैंड होगा, फिर न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया। ये आपके 6 पार्ट हैं। इस तरह से आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया। विक्टोरिया सबसे छोटा पार्ट होगा इसके यहाँ पर, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा आप देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ा कौन सा है? आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हम 6 पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और इसी क्रम में हम आगे अब पढ़ेंगे कि क्या क्या है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कर रहे हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है, इसके आसपास के जितने भी द्वीप हैं और जितनी कंट्रीज़ हैं, इन्हें मिलाकर इसे बोलते हैं ओशनिया। क्या बोलते हैं? ओशनिया, जिसके अंतर्गत बहुत सारी कंट्री हैं, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ये सब आती हैं, और न्यूजीलैंड है आपका, सब इसी महाद्वीप के अंतर्गत आ जाएंगे और इसे बोलते हैं ओशनिया। और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। जितने भी मैंने आपको सारे महाद्वीप पढ़ाए थे, 7 कंटिनेंट हैं, सातों के सातों महाद्वीप में ये सबसे छोटा महाद्वीप है। और देश की बात करें तो ये क्षेत्रफल के मामले में 6ठा सबसे बड़ा देश है। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। इससे पहले 5 कंट्रीज़ हैं, उनके आपको नाम बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि इससे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन सी कंट्री हैं। ठीक है, तो उन कंट्रीज़ का आप नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसकी जो खोज की थी, यानी यहाँ तक सबसे पहले जो व्यक्ति पहुँचा था जिसने इसके बारे में बताया था, वो था जेम्स कुक। और इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। पूरे रीजन में तो वर्षा होती नहीं है, कुछ जैसे ईस्टर्न कोस्ट पर बारिश होती है यहाँ पर ज़्यादा। तो ठीक है, तो इसी वजह से इसे प्यासी भूमि का देश कहते हैं। और इसके लगभग 80% भाग पर मरुस्थल हैं। इसका जो आपका इंटरनल एरिया देख पा रहे हैं जितना भी है, यहाँ सारे के सारे मरुस्थल हैं। इस तरह से इतने एरिया में यहाँ पर मरुस्थल हैं। इन मरुस्थलों के बारे में पढ़ेंगे हम, कौन कौन से मरुस्थल हैं। तो इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। किस वजह से? एक तो कम बरसात होने की वजह से, और दूसरा यहाँ पर मरुस्थलों की अधिकता ज़्यादा है। ठीक है, बरसात कम होती है, ये एक रीजन से। अब आप सभी जानते होंगे, मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया, प्लेट्यू किसे कहते हैं। प्लेट्यू जमीन से थोड़ा उठा हुआ भाग। प्लेन्स आप सब पढ़ चुके हैं, प्लेन्स होते हैं, और इसे हम बोलेंगे प्लेट्यू। और ये माउंटेन्स है। माउंटेन्स की तो जो टॉप होगा वो आपका कैसा होगा? नुकीला। यहाँ पर प्लेट्यू फ्लैट होंगे, तो इन्हें प्लेट्यू बोलते हैं। कौन कौन से प्लेट्यू हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये होगा किम्बरले का प्लेट्यू, ये अर्नहम का प्लेट्यू है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये अर्नम का प्लेट्यू 4th नंबर का। सेकंड वन जो है ये हैमर्सले प्लेट्यू है, यहीं पर हैमर्सले माउंटेन रेंज भी है। ठीक है, हैमर्सले माउंटेन रेंज भी है यहाँ पर। और चौथा है आपका टूआम्बा पठार, यानी टूआम्बा का प्लेट्यू कहाँ पर है? आपका इस तरफ पड़ेगा। तो ये आपके प्लेट्यूज हो गए जो इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन प्लेट्यूज के बारे में आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब बात आती है डेजर्ट की, यानी मरुस्थलों की। कौन कौन से मरुस्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ देखें, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी एंड ग्रेट विक्टोरिया। यहाँ देखिए, तनामी डेजर्ट आपका दिख रहा होगा, ग्रेट सैंडी दिख रहा है आपको, गिब्सन दिख रहा है, ग्रेट विक्टोरिया दिख रहा है, ओके। और आपका सिम्पसन है,
ये सिम्पसन डेजर्ट हो गया आपका, ठीक है। आपका तनामी हो गया, गिब्सन हो गया, स्टुअर्ट आपका स्टुअर्ट जो है यहाँ पर है, स्टुअर्ट डेजर्ट। देखिए आप जो यहाँ देख पा रहे हैं येलो और ऑरेंज कलर में जो जितना रीजन है सारा सारा मरुस्थलीय रीजन है, डेजर्ट रीजन है। आप देख पा रहे होंगे कि पूरे ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट पर कितने क्षेत्र में आपके मरुस्थल विस्तारित हैं। तो ये आपका मरुस्थल है जो पूरे आपके ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट पर देख पा रहे हैं। और इनमें भी अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा या फिर लार्जेस्ट प्लेटू डेजर्ट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। सबसे बड़ा कौन सा है आपका? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं, माउंटेन रेंज बाद में पढ़ेंगे हम। यहाँ देखते हैं अब हम कुछ सागर और खाड़ियाँ। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, सागर, सी, बे एंड गल्फ। अब इन्हें देखने वाले हैं हम कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं इस ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट से लगते हुए। देखिए पहले हम देखते हैं सागरों के बारे में। ये आपका जो सागर है सी है, अराफुरा सागर है। फिर इसके बाद में यहाँ पर तिमोर सागर आता है, अराफुरा, तिमोर, और यहाँ पर आता है आपका कोरल सागर। ये है आपका कोरल सी, ओके। नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा तस्मान सागर। ये तस्मान द्वीप है, तो इसी के पास में यहाँ पर तस्मान सागर है। तो ये आपके सागर हो गए कुछ। अगर हम बात करें गल्फ की या फिर बे की, तो यहाँ पर देखिए ये गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ठीक है। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। ये गल्फ कौन सी है? गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में ये शार्क बे है, शार्क खाड़ी। और जो आप यहाँ पर इतनी बड़ी खाड़ी देख पा रहे हैं ये वाली, क्योंकि बहुत बड़ी खाड़ी है ये इस कंटिनेंट के, अगर हम कंपैरिजन करें तो इसे हम बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। तो ये आपकी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पर हो गई। अब आपकी एक और रह गई है आपकी गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ठीक है। स्पेंसर गल्फ ये रह गई है छठी, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। तो मैंने आपको बता दी ये वाली आपकी गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, कारपेंटेरिया। अगर ये गल्फ बात करें यहाँ पर तो एक गल्फ हो गई। इसके नीचे यहाँ पर बात करें ये वाली जो खाड़ी है इसे बोलते हैं स्पेंसर गल्फ, ठीक है। ये स्पेंसर गल्फ हो गई। आप यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड देख पा रहे होंगे ये वाला, इसे हम कंगारू आइलैंड बोलते हैं। इसका नाम है कंगारू आइलैंड, ठीक। ये हो गए आपके गल्फ, बे एंड सी। कौन कौन से? अगर सागरों की बात करें, तिमोर सागर, अराफुरा सागर, आपका यहाँ पर कोरल सागर, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, शार्क बे, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, स्पेंसर गल्फ और आपका तस्मान सी, यहाँ पर तस्मान सागर, ठीक है। तो ये सारी सारी आपकी यहाँ पर खाड़ियाँ बनती हैं और सागर बनते हैं। इनके बारे में हम अब समझ चुके हैं। आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा तो आप बता देंगे अब यहाँ से। आगे अगर हम बात करें, अब बात आती है स्ट्रेट एंड जलसंधियों की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जलसंधियाँ जो होती हैं वो दो लैंड एरियाज़ को अलग करती हैं, ज़मीनी भागों को अलग करेंगी। और यहाँ पर वाटर बॉडी 2 है, यहाँ वाटर बॉडी 1 है। इन दोनों वाटर बॉडीज़ को जोड़ेंगी और इन दो लैंड एरियाज़ को अलग करेंगी। तो ऐसे कौन कौन से रीजन हैं? आप एक तो यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, एक यहाँ देख पा रहे होंगे। इन दो लैंड एरियाज़ को अलग करती हैं और दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है। यहाँ पर इन दो लैंड एरियाज़ को अलग कर रही है, यहाँ पर दो वाटर बॉडीज़ को जोड़ रही है, ठीक है। जो कुक स्टेट है इसे मैं बाद में पढ़ाऊँगा क्योंकि न्यूजीलैंड वाले हिस्से में आएगा वो। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यह है टॉरस जलसंधि, टॉरस स्ट्रेट, ठीक है। टॉरस स्टेट किन किन दो स्टेट को अलग करती है, कौन कौन चीज़ों को अलग करती है? ये तो है आपका केप यॉर्क प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है केप यॉर्क पेनिनसुला। और ये है आपका पापुआ न्यू गिनी, ये कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी को केप यॉर्क प्रायद्वीप से अलग करती है कौन सी? आपकी टॉरस स्ट्रेट।
और जोड़ती किन किन सागरों को, कौन कौन वाटर बॉडीज़ को है, आपके अराफुरा सागर को यहाँ पर कोरल सागर जोड़ती है, या फिर अराफुरा सागर की बात करें तो गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया को आपको कहाँ जोड़ती है, कोरल सागर से। तो आप इस तरह से दो चीज़ों को यहाँ याद रख सकते हैं। अब बात आती है बॉस स्ट्रेट, ठीक है, बास स्ट्रेट। बास जलसंधि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया पार्ट को अलग करती है, ठीक है, तस्मानिया और विक्टोरिया को अलग करती है और तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से जोड़ती है। तो यहाँ पर जोड़ने का काम इन दोनों को करेगी और अलग करने का काम इन दोनों को करेगी। तो स्ट्रेट आपकी कौन सी होगी, बॉस स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट के बारे में जब मैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ाऊंगा, आपको न्यूजीलैंड पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है। अब बात आती है माउंटेन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जितने माउंटेन हैं यहाँ सारे लिखे हुए हैं, इन्हें अभी हम एक एक करके मैप पर समझेंगे। जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, हैमर्सले रेंज है, डार्लिंग रेंज है, फ्लैंडर्स रेंज है, मैकडोनल्ड ब्लू माउंटेन्स एंड ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। तो सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है वो आपकी कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की, ठीक। ये आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सबसे लंबी माउंटेन रेंज है ऑस्ट्रेलिया की और इसमें ही सबसे ऊंची चोटी स्थित है। इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, यहाँ तक अलग हो गई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक। ये आपके यहाँ पर ब्लू माउंटेन्स भी हैं, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स भी हैं, आपका यहाँ पर फ्लैंडर्स माउंटेन है, ग्रे माउंटेन है, मैकडोनल्ड रेंज है, आपके यहाँ पर रेनॉल्ड रेंज है, हैमर्सले रेंज है, आपका यहाँ पर हैमर्सले प्लेट्यू भी था, आपने अभी पढ़ा था, यहाँ पर डार्लिंग रेंज है। तो ये माउंटेन रेंजेस हो गए आपकी किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया की इस माउंटेन रेंज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में है, जिसका नाम है माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को सबसे ऊंची चोटी है किसकी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के साथ साथ इस पूरे ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट की भी, ठीक है। तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। बात आती है लेक्स की, झीलों की। तो देखिए यहाँ पर झीलें हैं आपकी, कौन सी है, ब्लांस झील है, गार्डनर झील है, और इस झील का नाम मैं लिखना भूल गया हूँ, ये है आयर झील हो गई, वेल्स हो गई, बार्ली हो गई, कैरेंजी हो गई, मूर झील हो गई, आर्गले हो गई और वुड। इस झीलों में सबसे इंपॉर्टेंट झील बनती है आपकी आयर झील, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ सबसे नीची झील भी है। इसका अगर एलिवेशन देखें ना, सी लेवल से, समुद्र स्तर से, तो ये सबसे नीची झील है इन सब में। समुद्र तल से लगभग 12 मीटर नीचे है ये। तो ये आपकी आयर झील इस ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट की सबसे बड़ी झील भी होगी। तो इस तरह से आप इस झील को भी याद रखते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो अब बात आती है रिवर्स की। जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट की वो है मरे एंड डार्लिंग। ये दो रिवर हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो यहीं पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मिशेल की बात आई, तो ये माउंटेन रेंज ग्रेट डिवाइडिंग से निकलती है आपकी मिशेल, ठीक है, मिशेल हो गई। इसके बाद में आपकी आती है यहाँ पर गिलबर्ट, गिलबर्ट हो गई। अब बात आती है यहाँ पर डार्लिंग। ये वाली जो नदी आप देख पा रहे हैं इसका नाम है डार्लिंग, ठीक। इसके बाद में ये जो रिवर है आपकी, ये आती है मरे। और जो आप देख रहे हैं लाशलान, ये वाली यहाँ से, ये भी इसी की सहायक नदी है। तो डार्लिंग, मरे एंड लाशलान आपकी यहाँ पर होंगी, और मिशेल एंड गिलबर्ट आपकी ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती हैं, और ये भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती हैं। तो ये नदियाँ हो गई जो इम्पोर्टेंट हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं, इन फैक्ट के बारे में समझेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं। हमने पीछे की वीडियोज़ में भी जितने भी कंटिनेंट थे उन सब में पढ़ा है कि उन कंटिनेंट्स में घास के मैदानों को क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें तो दो तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं यहाँ पर। एक तो जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपको बताया था, जी आपकी अर्थ है, कर्क और मकर रेखा तक के बीच के क्षेत्र हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गिनते हैं। और नीचे की तरफ जो क्षेत्र आते हैं इन्हें हम शीतोष्ण में लेते हैं, ठीक है। ऊपर यहाँ पर भी शीतोष्ण। तो हम दो तरह से, यहाँ पर बीचों बीच मकर रेखा गुजरती है। तो जो यहाँ उष्ण कटिबंधीय रीजन में जो आपके घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें बोलेंगे सवाना, और जो नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे इन्हें बोलेंगे हम डाउन्स। कौन कौन से घास के मैदान, डाउन्स एंड सवाना। सवाना आपके ट्रॉपिकल होंगे और आपके ये शीतोष्ण घास के मैदान होंगे डाउन्स।
इसका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? कंगारू, आप सभी जानते भी होंगे, ठीक है। और एक ग्रेट बैरियर रीफ की बात हुई है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ इसके ईस्टर्न कोस्ट पर पाई जाती है, यहाँ कोरल सागर में। कोरल सागर में जो ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, क्या होती है? ये शैवाल होते हैं, यहाँ पर समुद्र के अंदर शैवाल होते हैं। तो शैवालों की एक तरह से यहाँ पर दीवार है, इसके अंदर यहाँ पर कोरल सागर में बहुत सारे शैवाल पाए जाएंगे, इन्हें ही हम ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं, जैसे कि अभी फोटो में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये ग्रेट बैरियर रीफ है पूरी पूरी, आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, इस तरह से ये ग्रेट बैरियर रीफ है। अगर इसे हम और अंदर से देखें तो वो आपको इस तरह से दिखाई देगी, यही है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। ये शैवाल हैं जो आपके समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की। जो आपने ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट देखा था, जिसमें आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, इस ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के पास में यहाँ पर ये इसी कंटिनेंट के अंतर्गत आता है न्यूजीलैंड। तो ये वाला रीजन जो न्यूजीलैंड है, इसे हम देखने वाले हैं। देखिए, इसे दक्षिण का ब्रिटेन बोलते हैं। दक्षिण का क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। और इसकी जो राजधानी है वो है वेलिंगटन, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये वेलिंगटन है, ये न्यूजीलैंड की कैपिटल है। और ये कैपिटल विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, विश्व की सबसे दक्षिणतम, सदर्न। आप मैप में देखें एक बार तो और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे दक्षिण की तरफ आपकी यहाँ राजधानी है, ये वाली किसकी? न्यूजीलैंड की। कौन सी? वेलिंगटन। बाकी अदर कंट्रीज़ के ऊपर पड़ेंगी। तो ये आप इस तरह से यहाँ इसे याद रख सकते हैं, सबसे दक्षिणतम आपकी किसकी है? न्यूजीलैंड की, ठीक है। इसकी खोज जेम्स कुक, वही जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया खोज की थी, कुक। और राजधानी मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे दक्षिणतम राजधानी आपकी वेलिंगटन है। अब इसमें इनकी झील और नदियों के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी झील जो है, आप देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी झील टॉपो। टॉपो सबसे बड़ी झील है। और इसकी सबसे बड़ी नदी जो है वैकाटो, यहाँ से निकलती है, और इस तरह से वैकाटो, ये वैकाटो रिवर हो गई। और सबसे बड़ी झील टॉपो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। जो न्यूजीलैंड है, दो आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, एक ये नदर्न आइलैंड है और ये सदर्न आइलैंड है, यानी कि नॉर्थ आइलैंड और ये साउथ आइलैंड। इन दोनों को जो अलग करती है वो एक जल संधि है जिसका नाम है कुक स्टेट, जो यहाँ बीच पे देख पा रहे होंगे। यही कुक स्टेट ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताया था पीछे के, मैं कुक स्टेट आपको बताने वाला हूँ, तो वो यहाँ पर आई है न्यूजीलैंड में। तो जो न्यूजीलैंड के नॉर्थ पार्ट को साउथ पार्ट से अलग करती है, ठीक है। इसमें माउंटेन रेंज पाई जाती है, जो इम्पोर्टेंट है वो है सदर्न आल्प्स, यानी इसे हम बात करें तो दक्षिणी आल्प्स बोलेंगे। देखिए, आल्प्स पर्वत 2-3 जगह आ गए आपके, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको याद भी आ गए होंगे। सबसे पहले आल्प्स पर्वत कहाँ था? यूरोप में। फिर आपका दूसरा ऑस्ट्रेलिया में भी था, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कंट्री में, कंटिनेंट की बात नहीं कर रहा मैं। और एक आपका न्यूजीलैंड में भी आ गया, ये सदर्न आल्प्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी झील होगी, सबसे बड़ी नदी होगी, और यहाँ पर जल संधि बता दी मैंने आपको। पर्वत श्रेणी होगी आपकी, सर्वोच्च चोटी जो होगी आपकी माउंट कुक, वो यहाँ पर सिचुएटेड है। जो न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत श्रेणी है, उसकी चोटी है माउंट कुक। माउंट कुक किस माउंटेन रेंज में है? सदर्न आल्प्स में। और जो न्यूजीलैंड के घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों को बोलते हैं हम कैंटरबरी। कैंटरबरी, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम कैंटरबरी। जैसे आप यहाँ, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखिए कैंटरबरी प्लेन्स दिखा रहा, ये हो गया आपके कैंटरबरी प्लेन्स। यहाँ पर माउंट कुक आपकी सबसे ऊंची चोटी होगी इस दक्षिणी आल्प्स की, और वेलिंगटन कैपिटल। और यहाँ पर जो मैंने आपको टॉपो झील बताई थी, ओके, ये वैकाटो आपकी नदी हो गई जो यहाँ पर अब बह रही है। तो यही है आपकी न्यूजीलैंड के बारे में। अब अगर हम ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप की जलवायु के बारे में बात करें, क्लाइमेट कैसा है, तो यहाँ जो वर्षा होती है ना, वो इस रीजन में सर्वाधिक होती है, ये वाला जो रीजन है।
तो ये रीजन जो है पूर्वी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर एक ऊपर से जलधारा आती है जो कि गर्म जलधारा है। ऊपर से एक समुद्री जलधारा आती है, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, गर्म होती है। गर्म होगी तो यहाँ का जो वाटर है इसे वेपराइज करेगी, वेपराइज करेगी तो यहाँ पर वर्षा भी होगी। तो इस वजह से यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पर इस तट पर वर्षा इतनी क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ नीचे से एक ठंडी जलधारा आती है। ठंडी जलधारा आएगी, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन जलधारा है वो, और वो ठंडी होगी तो यहाँ पर पानी का वेपराइजेशन नहीं कर पाएगी, और वेपराइजेशन नहीं करेगी तो यहाँ पर बरसात भी कम होगी। इसी वजह से यहाँ पर मरुस्थल पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपकी जलधारा से रिलेटेड या फिर वर्षा से रिलेटेड बात हो गई। मैंने आपको बताया था जलवायु कैसी है इसकी, शीतोष्ण नीचे की तरफ, और ऊपर कैसी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय से मतलब गर्म से हो गया, और शीतोष्ण मतलब ठंडी जलवायु से हो गया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में कुछ चक्रवात आते हैं, चक्रवात साइक्लोन्स जो होते हैं, इन साइक्लोन्स को कुछ नाम है यहाँ पर, ठीक है। इन साइक्लोन्स को बोलते हैं हम विली। कौन कौन से रीजन है चक्रवात वाले, यहाँ देख लीजिए, ये रीजन चक्रवात वाले हैं। देखिए इंडिया वाले रीजन में भी हैं, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले रीजन में भी हैं। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात आते हैं इन्हें बोलते हैं विली, बस आपको याद रखना है। अगर बात करें वेजिटेशन की, तो यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्रों में जहाँ यहाँ पर मरुस्थल है, यहाँ कटीली झाड़ियाँ पाई जाएंगी। आप सभी को पता है मरुस्थलों में कैसे पेड़ होते हैं, कटीली झाड़ियों वाले। घास के मैदान, मैंने आपको बता चुका हूँ, घास के मैदान यहाँ पर हैं। एक तो आपके डाउन्स हैं, और आपके ऊपर यहाँ पर सवाना, जहाँ पर वर्षा वगैरह होती है, यहाँ पर घास के मैदान, और शीतोष्ण मैंने आपके डाउन्स बता दिए। ओके, ये पहले कर चुके हैं। यहाँ का जो राष्ट्रीय जानवर है वो कंगारू है, वो पहले बता चुका हूँ मैं। एक जानवर और है जिसे बोलते हैं काकूबुरा। काकूबुरा अपनी अजीब हंसी के लिए जाना जाता है, इसी वजह से लाफिंग जैकास भी बोलते हैं। अब बात आती है कुछ फसलों से रिलेटेड। तो प्रमुख फसल यहाँ की गेहूँ है, और गेहूँ कहाँ पर, न्यू साउथ वेल्स वाले रीजन में यहाँ सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो नदी है मरे डार्लिंग वाला रीजन है ना, तो यहाँ पर सर्वाधिक गेहूँ होता है। और गन्ना व कपास यहाँ क्वींसलैंड वाले हिस्से में होती है, ठीक है, गन्ना और कपास। भेड़ पालन इसी क्षेत्र में होता है जहाँ मरे डार्लिंग वाला रीजन है। और इन जो सबसे अच्छी प्रजाति की भेड़ पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें बोलते हैं मेरिनो भेड़। और इन भेड़ पालने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं, जयकारू। जो आप यहाँ नाम लिखा वो देख पा रहे हैं, जयकारू बोलते हैं इन भेड़ पालने वाले मजदूरों को, जो इनकी देखरेख करते हैं। कृषि के बाद में बात आती है मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो मिनरल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, देखिए सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया। और अगर बात करें और रीजन की, तो न्यू साउथ वेल्स वाले रीजन में कोल का उत्पादन होता है, ठीक है। एक है पिलबारा, ये रीजन आपका पिलबारा है, यहाँ पर आयरन ओर यानी लोहो अयस्क का उत्पादन होता है। और आपका एक है कूलगाड़ी, जो यहाँ पर कूलगाड़ी रीजन है। इस कूलगाड़ी को स्वर्ण नगरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सोने का उत्पादन या फिर खाद्यान्नों से उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे वो होंगी खानों से उत्पादन होता है इसका, सोने का। अब बात करते हैं हम, देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप सभी को पता चला होगा, जो चीज़ें हैं याद करने लायक वो सब आपने पढ़ ली होंगी। तो यही इंपॉर्टेंट बनते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका कंटिनेंट की। कहाँ पर है अंटार्कटिका, देखिए ये जो रीजन है नीचे आप देख पा रहे हैं, यही अंटार्कटिका कंटिनेंट है। इसे ही हम अब ऊपर देखने वाले हैं कि ये किस तरह से दिखाई देता है हमें, ठीक है। ये आपका अंटार्कटिका कंटिनेंट है। ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। निर्जन महाद्वीप भी बोलते हैं। निर्जन क्यों बोलते हैं, यहाँ पर कोई यहाँ के खुद के निवासी नहीं है, यहाँ पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती, यहाँ इस महाद्वीप की कोई जनसंख्या नहीं है, इसी वजह से इसे निर्जन महाद्वीप भी बोलते हैं। श्वेत महाद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा बर्फ से बना हुआ है, यहाँ पर बर्फ से जमा हुआ महाद्वीप है, इसी वजह से इसे श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। सर्वोच्च चोटी आपकी विंसन मैसिफ एल्सवर्थ माउंटेन में यहाँ पर होगी, आपकी एल्सवर्थ माउंटेन रेंज यहाँ पर है, और यहाँ पर विंसन मैसिफ, इसकी सबसे ऊंची चोटी होगी विंसन मैसिफ। तो ये सबसे एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका विंसन मैसिफ का। इसके प्रमुख सागर कौन कौन से हैं, एक तो वेडल सी, यहाँ देख पा रहे होंगे, एक रॉस सी, एमंड्समैन सी आपके ये हो गए, ठीक है। बेलिंग हुसैन सी आप यहाँ और भी हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। इस महाद्वीप के
ये जो आप देख पा रहे हैं पूंछ सी बनी हुई है, इस महाद्वीप के इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पाल्मर प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का आपको मतलब बताया था मैंने, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे बोलते हैं हम प्रायद्वीप या फिर पेनिनसुला। तो यही आपका इस अंटार्कटिका रीजन का पाल्मर पेनिनसुला कहलाएगा। ठीक है, इसे गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। गतिशील महाद्वीप का मतलब क्या है? देखिए, जब यहाँ ठंड होती है तो यहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा जम जाती है, फिर जैसे ही हल्का सा मौसम इधर गर्म होगा तो बर्फ़ पिघल जाती है, इसी वजह से गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। ठीक है, इसी पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट स्थित है। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च वगैरह ज़्यादा होती है। सभी कंट्रीज़ ने लगभग, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर अपने रिसर्च सेंटर्स खोले हुए हैं। जैसे इंडिया भी उनमें से एक है। इंडिया के जो हैं 2 इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर यहाँ पर, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं? दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। देखिए यहाँ पर है वो दोनों, इस रीजन पर। दोनों में लगभग 90 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है, ये भारत के यहाँ पर रिसर्च सेंटर हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको दिखा रहा, दक्षिण गंगोत्री यहाँ भारत का है। जो पहला वैज्ञानिक दल गया था इस जगह पर, इस महाद्वीप पर, पहला भारत का वैज्ञानिक दल गया था, वो SZ कासिम की अध्यक्षता में, नेतृत्व में गया था। और यहाँ सबसे पहले अकेले भारतीय जो थे पहुँचने वाले, वो थे लेफ्टिनेंट रामचरण। ठीक है, आप याद रखेंगे, सबसे पहले पहुंचने वाले प्रथम भारतीय लेफ्टिनेंट रामचरण, और किसी दल के साथ जाने वाले जिन्होंने नेतृत्व किया था वो SZ कासिम थे। और यहाँ पर पहला जो रिसर्च सेंटर था आपका, मैत्री अनुसंधान केंद्र खोला गया। यहाँ का कोई मूल निवासी नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ के प्रमुख जानवर कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपने देखा होगा प्रमुख जानवर, पेंगुइन का नाम सुना होगा, पेंगुइन, सील का नाम सुना होगा, ये प्रमुख जानवर हैं यहाँ पे। आपको मैं यहाँ पर फोटो में दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे ना, ये जानवर जो यहाँ के इंपॉर्टेंट हैं, यहीं पर ये निवास करते हैं। सील हो गई आपके, पेंगुइन हो गए, ठीक है, और बाकी ब्लू व्हेल हो गई, यहाँ पर व्हेल मछली भी होती है। तो ये सारे जानवर हैं जो यहाँ इस महाद्वीप पर रहते हैं। ठीक है, मैप से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। और एक चीज़ और, जो आर्कटिक सर्कल है, ये अंटार्कटिक सर्कल होगा यहाँ पे, अंटार्कटिक सर्कल, ये इसके अंदर ही है। देखिए, अंटार्कटिक सर्कल का मतलब क्या है? जो हमारी पृथ्वी है, एक यहाँ मैंने आपको बताया था 0 डिग्री इक्वेटर विषुवत रेखा, और आपका 23.5 जो है हम मकर रेखा, ऊपर की तरफ 23.5 का कर्क रेखा, और जो यहाँ नीचे 66.5 डिग्री पर होगा 66.5, उसे बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल। तो वही सर्कल जो आपका ये देख पा रहे हैं डेड लाइन में, ये अंटार्कटिक सर्कल है। इसके अंदर ही ये पूरा महाद्वीप है। ठीक है, इस अंटार्कटिक से, और यहाँ पर साउथ पोल, दक्षिणी पोल भी इसके अंदर। यहाँ सबसे नीचे वाला हिस्सा कौन सा होगा? दक्षिणी पोल, और यहाँ सबसे ऊंचा वाला, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी पोल। तो यही यहाँ पर दक्षिणी पोल भी इस जगह स्थित है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये आपके अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित कुछ बातें हो गई। ठीक है, तो आज ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका कंटिनेंट की बातें थी। उम्मीद है आपको ये समझ में आएंगी। और इसी वीडियो के साथ आप सभी के 7 महाद्वीप कंप्लीट होते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में बता दें, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।